मूविंग टू द नेक्स्ट गेम विच इज़ ऑल्सो मे बी इवन बिगर ऑन पेपर बिकॉज दोनों टीम्स की फैन बेस बहुत है. इट इज़ MI वर्सेस KKR. एंड ऑल्दो ये राइवलरी बहुत ही वन साइडेड रही है, बट ऑलवेज मैनेजेस टू रेज अप द नंबर्स, टू रेज अप द एक्साइटमेंट अमंग्स द फैन बेसिस. एंड इस बार तो और ज़्यादा ही मैच इंटेंस और एक्साइटिंग होने वाला है फॉर रीजंस दैट आई विल एक्सप्लेन गोइंग फॉरवर्ड. पहला सेगमेंट पे चलते हैं सीधा के सीधा, विच इज़ द पिच एंड द कंडीशंस. ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे वानखेड़े पे क्योंकि नाइट मैच होने वाला है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेल्टर वंस अगेन. प्लस ड्यू का फैक्टर भी होता है वानखेड़े पे काफ़ी. आई थिंक यहाँ पे टॉस जीत के डेफिनेटली चेस करना चाहिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके ऊपर. इनफैक्ट KKR तो चाहती भी चेस करनी है, मुंबई ने भी टेंडेंसी शो करी है, दे लाइक टू चेस स्पेशली एट होम. तो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी दे विल चेस फर्स्ट. हमने यहाँ पे CSK वाला मैच भी देखा था, ऑल्दो चेन्नई जीत गई थी वो मैच, बट ड्यू से काफ़ी फर्क पड़ गया था. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेड CSK's विन सो स्पेशल ऑल्सो, कि आपने उस फैक्टर के डिस्पाइट वो मैच जीता था कन्विंसिंगली. आई थिंक टॉस कैन प्ले बिग रोल है. टॉस से फर्क पड़ सकता है, स्पेशली KKR के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेंटली ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पे होती है मुंबई के अगेंस्ट. तो अगर मुंबई टॉस भी जीत जाए ना तो फिर उनको थोड़ा फायदा मिल जाएगा यहाँ पे. अगर KKR टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो फिर गेम काफ़ी इवन हो सकता है. सो विन द टॉस, चेस फॉर श्योर. अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, यहाँ पे अभी मैंने पिछले सेगमेंट में बोला कैसे SRH और RR का सबसे इवन राइवलरी रही है, ये सबसे वन साइडेड राइवलरी रही है थ्रू आउट दी IPL. दोनों टीम्स 2008 से खेल भी रही हैं, तो बहुत डेटाबेस भी है, कोई डिनाई कर नहीं सकता इस बात पे दिस इज द मोस्ट वन साइडेड राइवलरी, राइट. सब अग्री करेंगे, इवन द KKR फैंस वुड अग्री, बिकॉज 32 मैचेस में से 23 बार जो है मुंबई जीती है, 23 टाइम्स. कोई मतलब स्कोप ही नहीं छोड़ा, एकदम वन साइडेड बना रखा है. सिर्फ 9 बार KKR जीती है. पिछले 10 मैचेस की मैं बात करूं तो उसमें से 4 बार KKR जीती है, 6 बार मुंबई जीती है. तो ऑल्दो इट हैज़ गॉटन अ बिट क्लोजर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, बट स्टिल एडवांटेज जो है वो मुंबई के पास ही है. चीज़ें इंटरेस्टिंग पता कहाँ पे होती हैं, आखिरी के 5 मैचेस की बात करूँ ना, उसमें से 3 बार KKR जीती है. इसमें से आई थिंक 2022 की बात है शायद, जब उन्होंने दोनों मैचेस जीत लिए थे, उसके वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है रिकॉर्ड देखने में. बट दैट इज़ हाउ इट इज़. रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, एकदम रीसेंट हिस्ट्री की, तो KKR हैज़ हैड एन एज ओवर मुंबई इंडियंस. प्लस मुंबई का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है अभी का. बट इस पे, इन सारी होप्स पे और इन सारे पॉजिटिविटी पे जो KKR फैंस ने सुनी होगी इस स्टेटमेंट से भी, सब पे पानी पता क्या फेर देती है चीज़, कि वानखेड़े पे ना आज तक KKR सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीती है 9 मैचेस खेल के, और वो एक विन थी 2012 में जब नारायण ने 5 विकेट लिए थे. तो उस साल वो टाइटल भी जीते थे भाई, बट ये चीज़ 12 साल पहले हुई थी और उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है. सो बहुत मुश्किल है वानखेड़े पे मुंबई को हराना KKR के लिए. तो ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में हम लोग क्लोज नहीं आए हैं जीतने के. आप सभी को याद होगा जब पैट कमिंस हमारी तरफ से खेलता था, उसने एक बैटिंग में एक बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली थी, कुछ 50-60 मार के, एंड अल्टीमेटली हम फिर भी वो मैच हार गए थे वानखेड़े पे. तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे जब हम लोग क्लोज आए, बट देर इज समथिंग, देर इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, मेंटल बैरियर, पता नहीं क्या है, कि KKR हमेशा बॉटल कर देती है, चोक कर जाती है, चाहे वो जीत भी रही हो वानखेड़े पे जब वो खेल रहे होते हैं. तो दिस फैक्टर अलोन इज अ बिग एडवांटेज टू मुंबई इंडियंस. आई नो फॉर्म अच्छा नहीं है, आई नो KKR इस वक्त बहुत बेटर है, रीसेंट फॉर्म में भी KKR 3 मैचेस जीती है 5 में से. बट वानखेड़े पे जो ये मैच है ना, अगर ये मैच ईडन गार्डन्स पे हो रहा होता ना तो मैं इस तरीके से बात नहीं कर रहा होता. वानखेड़े पे मैच है ना, तो एक अनडू एडवांटेज मुंबई के पास है ही है. और मुझे लगता है ना कहीं मुंबई के कैंप पे भी ना लोग सोचते होंगे कि अच्छा KKR आ रही है ना घर पे खेलना मिन से, ये हमारा कमबैक मैच हो सकता है, कहीं ना कहीं उनका रहता होगा ये. सो वन पॉजिटिव फैक्टर फॉर अस इज कि गौतम गंभीर वापस आए, एंड गौतम गंभीर के कैप्टनसी के अंडर ही हम लोग लास्ट टाइम वानखेड़े में जीते थे. शायद वो एक हमारी मेंटालिटी में चेंज लेके आए होपफुली. बट हिस्टोरिकली वानखेड़े पे देयर इज नो डिबेट, मुंबई हैज़ बीन द डोमिनेटिंग वन. प्लेइंग 11 की बात करते हैं, ठीक है. पहले मुंबई से शुरू करेंगे बिकॉज दे आर द होम टीम. रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये हमारे टॉप 3 होने वाले हैं. एंड वंस अगेन आई वुड से टू ऑल द KKR फैंस, देखो होप करते हैं कि हमारी टीम जीते, बट ऑल्सो होपिंग कि गाइज लाइक रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दे ऑल प्ले वेल, बिकॉज स्क्वाड आ चुकी है वर्ल्ड कप की. अगला सेगमेंट वही होने वाला है, ये डिस्कस करेंगे. वी शुड ऑल प्रे कि जो लोग वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं हमारे लिए, वो अच्छा परफॉर्म करते रहे. उनकी टीम भले हमारे अगेंस्ट हार जाए, लेकिन ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें भाई. तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा आएंगे फॉर श्योर, हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड. ये टॉप 5 जो है, ये तो कोई चेंज होगा नहीं इसमें, टॉप 5 टॉप 6 जो भी है.
नंबर 7 पे मैं नाबी को लेके आऊँगा, आई कंटिन्यू विद हिम बिकॉज एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन दे देते हैं, प्लस स्पिनर सिर्फ चावला हो जाते हैं तो उसके अलावा कोई रहता नहीं है, तो नाबी कैन स्लाइड इन 3 ओवर्स, इट इज़ ऑलवेज हैंडी टू हैव अ प्लेयर लाइक हिम। नंबर 8 पे मैं रखूँगा क्वेड्जे को, आई विल स्टिल बैक हिम, बट एक चीज़ में बहुत मेजर चेंज करने वाला हूँ मुंबई इंडियंस पे। नंबर 9 पे पीयूष चावला, 10 पे बुमराह एंड 11 पे मैं थुसारा को प्लेइंग 11 के अंदर रख रहा हूँ। अब इसमें 9 लोग बैटिंग कर सकते हैं, चावला तक सब बैट चलाना जानते हैं, तो बैटिंग डेप्थ ऑलरेडी है। सो आई डोंट थिंक कि इम्पैक्ट प्लेयर पे फिर इनको नेहल वधेरा को लाना चाहिए इस मैच के लिए। आई नो अनफॉर्चुनेट है बिकॉज उसने रन भी बना के दिए बंदे ने, बट एक हार्ड कॉल लेनी पड़ेगी बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज आई थिंक नॉट सेटिंग अप राइट। क्यों? इफ यू नोटिस मुंबई का आईपीएल शुरू होने से पहले हम सबने डिस्कस किया था कैसे दे हैव परहैप्स द बेस्ट फास्ट बॉलिंग लाइनअप एवर। मतलब बेरेंडोर्फ है, क्वेड्जे है, मधुशंका है, बुमराह है, आकाश मधवाल है, हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कर लेता है, आई थिंक 1-2 नाम मैं और भूल भी रहा हूँ। ये सारे इतने सारे बैकअप्स है ना फास्ट बॉलिंग लाइनअप में कि कोई पूछो ही मत, इतना अच्छा इन लोगों ने ऑक्शन में काम करके दिया था। बट सरप्राइजिंग बात पता है क्या है कि सबसे घटिया जो परफॉर्म कर रहा है ना ऑन फील्ड वो इनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ही है। बुमराह के अलावा कोई परफॉर्म करके दे ही नहीं रहा है। एंड सो जस्ट टू फिक्स दैट, क्योंकि देखो वानखेड़े में वैसे भी थर्ड स्पिनर लाने की तो जरूरत है नहीं, चावला एंड नाबी आर गुड इनफ। आई थिंक ना नेहल वधेरा की जगह एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना चाहिए जस्ट टू हैव मोर ऑप्शंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट। बैटिंग आपके पास ऑलरेडी बहुत डेप्थ है, एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे आप खेलने वाले हो तो आपको जो बैट्समैन है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर ही देंगे। नहीं कर पाए तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खाने से आप जीत भी जाओगे। आई थिंक व्हाट इज मोर क्रूशियल राइट नाउ स्पेशली अगेंस्ट केकेआर जो कि बैटिंग में तो भाई वन ऑफ द बेस्ट टीम्स रही है इस वक्त, किसी भी पोजीशन से आके 200-250 बना देते हैं। इट इज एब्सोल्युटली असेंशियल इन माई ओपिनियन टू हैव मोर ऑप्शंस इन द बॉलिंग लाइनअप स्पेशली इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। एंड जस्ट फॉर दैट रीजन अलोन मैं इम्पैक्ट सब में आकाश मधवाल को लेके आने वाला हूँ। आई नो वो खुद भी कोई बहुत अच्छे फॉर्म में रहा नहीं है, बट एटलीस्ट ही कैन गिव यू अ कपल ऑफ ओवर्स इफ नॉट 4 इफ समबडी एल्स इज नॉट वर्किंग। सिर्फ और सिर्फ उस एस्पेक्ट से मैं एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहता हूँ यहाँ पे। और पता है मैं तो यहाँ पे ये भी आर्ग्यू करूंगा, ऑल्दो आई नो कि नुआन थोसारा का पिछला मैच बहुत अच्छा गया एलएसजी के अगेंस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस सो फार फॉर हिम, बट क्वेड्जी और उसके बीच में से एक बंदे को शायद हटा के मे बी ट्राई मधुशंका ऑल्सो फॉर दिस गेम। मतलब क्या रीजन है एग्जैक्टली, क्या वो इंजर्ड है या फिर क्या खेल नहीं रहा है? इफ एनीबडी नोज तो मुझे बता देना। बट इफ इट इज जस्ट प्योरली टैक्टिकल तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू हैव हिम। एंड कई लोग कहेंगे कि यार क्या पॉइंट है इनको हटाने का। देखो अब सारे मैचेस जीतने, इससे पहले जो ट्राई कर रहे थे वो तो चल नहीं रहा, वो काम कर नहीं रहा क्लियरली, तो ये भी काम करके देख ही लो ना, क्या पता ये भी मतलब अगर नहीं चलता तो वैसे भी पहले क्या कुछ चल रहा था, अगर ये चल गया तो मे बी दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या पता आपको भले ही एंड आते आते टूर्नामेंट के ही सही बट अपना करेक्ट कॉम्बिनेशन तो मिल जाए। एंड आई थिंक मधुशंका को एटलीस्ट इफ ही इज फिट आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस। आई थिंक यहाँ पे क्वेड्जी या थुसारा में से किसी एक को आप हटा के ट्राई दे सकते हो। एंड क्वेड्जी इन ऑल ऑनेस्टी मैंने अभी एलएसजी वाले मैच के रिव्यू में भी कहा था, ही हैज पिक्ड अप डिसेंट नंबर ऑफ विकेट्स बट ही हैज बीन वेरी एक्सपेंसिव एट टाइम्स स्पेशली इन दोस क्रंच टाइम्स जब बुमराह को सपोर्ट चाहिए होता है। वो बंदा पता है इट हैज बिकम सो कन्वीनियंट फॉर द अदर टीम्स टू जस्ट सी ऑफ बुमराह, उसके 4 ओवर में रन ना भी आ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन विकेट नहीं देंगे। एलएसजी ने यही तो करा और फिर डोमिनेट क्वेड्जी कर देते हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद हम क्वेड्जी की जगह या फिर अगर नहीं पसंद आ रहा क्वेड्जी को रखना ही रखना है तो थुसारा की जगह मधुशंका को एक बार ट्राई तो करना चाहिए यार, एक बार तो करना चाहिए। बिकॉज वंस अगेन आई थिंक वी शुड स्ट्रेंथन आवर बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग लाइनअप रादर। स्पिन हैज ऑल्सो बीन डिसेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द केकेआर कैंप, यहाँ पे क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? नॉट मेनी चेंजेस। नारायण, सॉल्ट एंड रघुवंशी ये हमारे टॉप 3 होने चाहिए इन दैट ऑर्डर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। श्रेयस अय्यर एट नंबर 4, रिंकू एट नंबर 5, नो कॉम्प्रोमाइज विद दिस, रिंकू एट नंबर 5 फॉर श्योर। इसके बाद मैं वेंकटेश अय्यर को नहीं रखना चाहता अपनी टीम में। इसके बाद तो मैंने आई हैव स्पोकन प्लेंटी अबाउट इट, प्रूवन इट लॉजिकली स्टैटिस्टिकली, तो उसके लिए तुम पिछले पॉडकास्ट में देख सकते हो। आई विल हैव आइदर नीतीश राणा इफ ही इज फिट एंड इफ नॉट देन मनीष पांडे। अब मनीष पांडे क्या इतना नीचे खेल सकता है वो भी क्वेश्चनेबल है, तो मे बी यूज हिम एज अ फ्लोटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट यहाँ पे रोल जो है वो मैं मनीष पांडे फिर नीतीश राणा में से किसी को देना चाहता हूँ, नॉट वेंकटेश अय्यर फॉर दिस गेम। ही इज नॉट बॉलिंग एनी वे, ठीक है।
उसके बाद रसल एंड रमनदीप आ जाएंगे और मिचेल स्टार्क भी होंगे डेफिनेटली, तो ये हमारी बैटिंग डेप्थ को एक्सटेंड कर देंगे. देन वील हैव वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव, क्योंकि हर्षित राणा को बैन मिल गया. और भाई ये बैन क्यों मिला मुझे समझ में नहीं आ रहा. आईसीसी बीसीसीआई जो भी इन्वॉल्व है, किसी ने भी हमें एक प्रॉपर रीजनिंग दी ही नहीं है कि उसको एग्जैक्टली बैन दिया किस लिए गया. एंड इट इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज वी हैव सीन अदर इंसिडेंट्स एज वेल इन दिस आईपीएल, जहाँ पे लोग अंपायर से लिटरली लड़ाई कर रहे हैं. मतलब विदाउट टेकिंग एनी नेम्स यू विल, तुम्हें समझ में आ गया मैं किन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ. बट उनके अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ मैच भी थोड़ी सी वो कर देते हैं, काट देते हैं. तो हर्षित राणा को क्या एक ईजी टारगेट बनाया जा रहा है. अनलेस देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, आई वुड लव फॉर द बीसीसीआई और एनी अदर कमिटी दैट इज इन्वॉल्व, अंपायर्स का कोई ग्रुप हो तो एटलीस्ट गिव अस एन एक्सप्लेनेशन ना कि क्या हुआ है. क्या पता पॉडकास्ट जब तक रिलीज हो तब तक एक्सप्लेनेशन आ भी जाए, बट अभी तक तो नहीं आई है. एंड जब भी आप अनाउंस करते हो कोई प्लेयर बैन हुआ है, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी रिलीज करनी चाहिए. अगर एक्सप्लेनेशन फेयर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कर दो बैन, कोई इशू नहीं है, उसके बारे में रोएंगे नहीं बैठ के. बट बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ऐसे कर देना थोड़ा सा वियर्ड तो लग रहा है, स्पेशली व्हेन यू हैव सीन फार मोर इन्फ्यूरिएटिंग एक्शंस बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द अंपायर्स. उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा तो हर्षित राणा को इजी टारगेट क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं. बट इसके चलते हुए हमें इम्पैक्ट प्लेयर फिर कौन लेके आना चाहिए. देखो, क्योंकि अभी हमें पिछले मैच में देखा था कैसे हर्षित राणा, वैभव, स्टार्क एंड रसल हमारे 4 पेसर्स थे. वानखेड़े विल नॉट बी वेरी डिफरेंट आइदर, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं है. सो अनुकूल रॉय एंड सुयश शर्मा एज द इम्पैक्ट प्लेयर आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी, उनको नहीं लाना चाहिए. दिस मीन्स हमें एक पेसर को लाना पड़ेगा. पेसर आई थिंक इट इज फाइनली टाइम टू हैव चेतन सकारिया. शायद ये वो मैच है जब चेतन सकारिया फाइनली अनलीश होगा एंड मैं इम्पैक्ट प्लेयर पे चेतन सकारिया को रखने वाला हूँ. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं टैक्टिकली कुछ चीज़ें बात करूँ, अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाए बाई चांस, क्योंकि श्रेयस अय्यर का लक तो अच्छा चल नहीं रहा टॉस के साथ, मेक श्योर दैट यू आर टारगेटिंग 250. एंड आई थिंक अब तो ये अब्जर्व लगेगा भी नहीं, क्योंकि अब सबने इतने मैचेस देख लिए जहाँ पे सब होता आ रहा है. अगर मैं आईपीएल के स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो लोग कहते हैं पागल हो गए, बट अब सिचुएशन ही ऐसी, मैं क्या करूँ. टारगेट 250, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अचीव करो, टारगेट 250, देन लेट्स सी हम उसके कितना क्लोज आ पाते हैं. अगर अपना टारगेट ही नीचे होगा तो हम लोग अभी वहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे ना. तो पहले टारगेट हाई रखो, फिर देखते हैं उसे कितना आसपास पहुँच सकते हैं. बिकॉज लॉजिकली तो हमें इतने रन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए. मुंबई के अगेंस्ट बहुत अच्छे खासे फॉर्म में तो है नहीं, दे आर जस्ट एज बैड एज आरसीबी ऑन द टेबल राइट नाउ, बट दे विल ऑलवेज हैव अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज ओवर केकेआर, ये फैक्ट है. And just to have a cushioning effect over that psychological factor, I think we should have 10, 15, 20 runs extra. Just to give that added psychological cushioning advantage to the captain and to the team. कि चलो ठीक है, हमें पता है इस टीम का हमारे अगेंस्ट वानखेड़े पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बट आज हमने एक ऐसा टारगेट खड़ा करके दिया है जो कि लॉजिकली चेजेबल नहीं होना चाहिए. इसके बाद भी वो चेस कर दें तो हाँ भाई, हैट्स ऑफ टू देयर बैटिंग एंड प्रॉब्ली विल हैव टू लुक अगेन एट व्हाट वी हैव डन रॉन्ग विद द बॉल. बट एटलीस्ट हमने पहली इनिंग में जो हमारे जॉब थे हमने पूरी करके दे दी, अपनी टीम को बेस्ट पॉसिबल चांस दे दिया जीतने का. फॉर दैट टारगेट 250, देन वील सी हाउ वी एंड अप. ठीक है, इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, डेफिनेटली स्टिक टू 4 पेसर्स. एंड क्योंकि चेतन सकारिया का पहला मैच होगा ये इन अ वेरी हाई स्टेक मैच, बिकॉज पता है कई लोग मुंबई के लिए सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही हाई स्टेक मैच है, एंड फॉर श्योर है बिकॉज उन्हें हर मैच जीतना है. केकेआर के लिए उतना ही हाई स्टेक मैच है ये, बिकॉज अगर यहाँ आपने जीत निकाल ली ना तो फिर आप डेफिनेटली ड्रीम कर सकते हो टॉप 2 में फिनिश होने का. अगर यहाँ पे स्लिप अप हो गए तो इसके बाद आने वाले मैचेस भी इजी नहीं होने वाले, और उनमें भी जीत निकलना बहुत आसान नहीं होने वाला. तो आई थिंक ये मैच जीतना बहुत बड़ा स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी होगा और एक बहुत बड़ा साइन ऑफ अप्रूवल होगा टुवर्ड्स मेकिंग दैट फिनिश टू द टॉप 2. सो स्टेक्स केकेआर के लिए भी बहुत हाई है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हम लोग की बैटल्स की बात करेंगे. पहला होने वाला है रोहित शर्मा वर्सेस मिचेल स्टार्क. कई लोग कहेंगे रोहित शर्मा वर्सेस नारायण क्यों नहीं है, बिकॉज वो भी हिस्टोरिकली अच्छा बैटर रहा है. रोहित शर्मा इस आईपीएल में 5 बार लेफ्ट आर्म पेसर्स पे आउट हो चुके हैं, पिछले 2-3 मैच से लगातार हो रहे हैं. सो आई थिंक वहाँ पे मिचेल स्टार्क के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसको आउट कर सकें. साथ ही साथ रोहित शर्मा के पास भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मिचेल स्टार्क जैसे आउट ऑफ फॉर्म बॉलर के अगेंस्ट पिटाई करके अपने लेफ्ट आर्म पेसर वाला कॉन्फिडेंस वापस ले आऊँ. तो आई थिंक दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स हैं एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे को मात देने की. एंड डेफिनेटली अगर रोहित शर्मा पावर प्ले खेल गया तो मुंबई को एक फ्लाइंग स्टार्ट तो मिलेगी ही, और अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाता है तो डेफिनेटली केकेआर को एक अपर हैंड मिलेगा ही मिलेगा. सो लेट्स सी कौन जीता इस बैटल में. सेकेंडली सूर्य कुमार यादव वर्सेस सुनील नारायण. स्पेशली जो 6 से 10 ओवर वाला जो फेज होता है ना, यहाँ पे स्काई भी बैटिंग कर रहा होगा मोस्ट लाइकली,
एंड सुनील नारायण तो बॉलिंग करने आएगा ही आएगा। इस फेस को कौन डोमिनेट करेगा ना, ये देखने में बहुत मजा आएगा। एंड अगर स्काई ये सर्वाइव कर जाए तो फिर जो बाकी बॉलर्स हैं उनको डोमिनेट करना टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, स्पेशली जैसे जैसे ड्यू पड़नी शुरू होगी तो। सो नारायण विल बी गिवन द जॉब ऑफ गेटिंग आउट सूर्य कुमार यादव वेरी अर्ली, बिकॉज रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव यही सबसे दो अनप्रेडिक्टेबल एंड सबसे थ्रेटनिंग एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं। इनका आउट कर दिया तो देन वी हैव अ मेजर इन रोड। उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर नहीं रहा है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड दोनों वर्सेस एनी गाय हु विल बी रिप्लेसिंग हर्षित राणा। मेरे ओपिनियन में चेतन सकारिया होना चाहिए, बट अगर मान लो केकेआर किसी और के साथ भी जाती है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो साकेब हुसैन हो, कोई भी हो, आई थिंक उस बंदे को टारगेट कर सकते हैं ये लोग, स्पेशली इन द 10 to 15 एंड 15 to 20 ओवर फेज, सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स एसेंशियली। यहाँ पे टारगेट करा जाएगा एंड उसमें टारगेट करने वाले होंगे हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड। एंड टिम डेविड तो फिर भी डिसेंट फॉर्म में है। हार्दिक पांड्या को अगर अपना फॉर्म रीगेन करना है, डीसी के अगेंस्ट थोड़ा प्रॉमिस दिखाया था, दिस इज द आइडियल सिनेरियो, टारगेट दिस बॉलर, स्पेसिफिकली दिस बॉलर। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जगह पे रसल से बॉलिंग कराई जाए, मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स रसल से डलवाए जाए, तो रसल की भी टेंडेंसी है पिटने की। एंड हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड कैन टारगेट दिस बॉलर, जो भी होगा वो। एंड इसके बाद हम लोग अगर केकेआर की बैटिंग की बात करें, पहला होने वाला है ऑफकोर्स सुनील नारायण वर्सेस जसप्रीत बुमराह। अगर बुमराह जल्दी आउट करता है सुनील नारायण को तो डेफिनेटली फिर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना, चाहे वो श्रेयस अय्यर की बातें हो जाए, चाहे वो अगर वेंकटेश अय्यर खेलता है तो वो, एनीबडी एल्स, दे विल बी एक्सपोज्ड मच अर्ली इन दिस गेम। एंड अगर बुमराह के अगेंस्ट आउट नहीं होना है तो क्या केकेआर फिर इंटेंशनली ऑन पर्पस बुमराह के 1-2 ओवर को सी ऑफ करने वाली है? दे विल नॉट लुक टू स्कोर रन्स, बिकॉज केकेआर ऐसा करती नहीं है, करती आ नहीं रही है, दे गो ऑल आउट। तो क्या सॉल्ट जानबूझ के फिर बुमराह की बॉलिंग ज़्यादा फेस करेंगे? क्या होने वाला है? बहुत सारे पॉसिबल टैक्टिकल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यहाँ पे, 2-3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। क्या हार्दिक पांड्या वुड ही इवन यूज मैनी ओवर्स बाय बुमराह, मच ओवर्स बाय बुमराह इन द पावर प्ले इटसेल्फ, या फिर सिर्फ एक ही ओवर डलवाएगा? बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, बट रिगार्डलेस अगर बुमराह नारायण का विकेट देता है जल्दी, इट इज़ अ बिग डेंट ऑन केकेआर। क्योंकि अगर उसका विकेट नहीं आया एंड फिल सॉल्टर वो टेक ऑफ कर गए पावर प्ले में, फिर वंस अगेन फिर केकेआर भी वन साइडेड ले जाएगी गेम को। दोनों टीम्स का पावर प्ले का स्टार्ट बहुत क्रूशियल होता है एंड केकेआर के लिए नारायण वर्सेस बुमराह इज अ वेरी की बैटल। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी श्रेयस अय्यर वर्सेस क्वेटजे। South African bowling bouncers against Shreyas Iyer in the middle overs, even in the death overs if he stays. This batter is going to be one to watch out for. Although Shreyas Iyer is not going to be a part of the T20 World Cup, but I think अभी पिछले 1-2 मैचेस में फॉर्म थोड़ा रीगेन करने का शुरू करा है। Can he continue with that or will he succumb to the bouncers? Because ऐसे नहीं, क्वेटजे बहुत अनप्लेबल है, उसकी पिटाई सभी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। एंड इफ यू वांट टू फिनिश वेल, अगर इनिंग्स में वो 220 से 250 का जो मार्जिन है ना, वो इस बैटल से तो डिसाइड होगा ही होगा। अगला बैटल जो है, द लास्ट बैटल, रिंकू वर्सेस चावला, इससे भी डिसाइड हो सकता है। इसको मैं मोर पर्टिकुलरली कहना चाहता हूँ 10 से 15 ओवर वाले फेस के बीच में, क्योंकि पीयूष चावला मोस्ट लाइकली डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे नहीं, और उससे पहले भी अगर आएंगे तो तब तक शायद रिंकू बैटिंग करने नहीं आया होगा। जो 10th to 15th ओवर वाला जो फेज है ना, पर्टिकुलरली केकेआर के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज केकेआर ने एक पैटर्न हमें शो करा है कि वो 6 से 15 ओवर के जो बीच का मिडिल फेज होता है, वहाँ पे थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं। स्टार्टिंग के पावर प्ले में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, बड़ी क्विक बैटिंग करते हैं, आखिरी के 5 ओवर में बहुत क्विक बैटिंग करते हैं, बीच का जो फेज है ना, यहाँ पे रह जाते हैं थोड़ा सा। क्या यहाँ पे रिंकू चावला को डोमिनेट कर सकता है? ही इज द ओनली मेन स्पिनर ऑफ दैट टीम। नाबी इज एन ऑलराउंडर, ही इज नॉट अ प्रॉपर स्पिनर। तो चावला को अगर डोमिनेट करेंगे ना, तो फिर प्रेशर आएगा किस पे? इनके पेसर्स पे, और पेसर्स इनके बुमराह के अलावा वैसे भी कोई खास कर नहीं रहा है। तो देन यू सी हाउ यू कैन एक्सप्लॉयट द होल बॉलिंग लाइनअप ऑफ मुंबई इंडियंस जस्ट थ्रू दिस वन बैटल। इसलिए इतना क्रूशियल होने वाला है। लेट्स सी, रिंकू विल आल्सो हैव अ पॉइंट टू प्रूव। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रिजर्व्स में है, मतलब सिलेक्ट तो हुआ नहीं है बेचारा। सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, ठीक है, ऑफ कोर्स वानखेड़े में मैच है, मुंबई और केकेआर का मैच है, तो मुंबई को यूजुअली एडवांटेज होती है। आई थिंक लॉजिकली स्पीकिंग, कीपिंग द हिस्ट्री असाइड, इट इज जेन्युइनली 50-50 राइट नाउ। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं केकेआर का फैन हूँ। एक टीम ऊपर से सेकंड है, एक टीम नीचे से सेकंड है। दोनों ही टीम्स के अपने फायदे नुकसान है, दोनों टीम्स की डेप्थ वन ऑफ द बेस्ट है, दोनों टीम्स की स्क्वाड वन ऑफ द बेस्ट है ऑन पेपर, बट ऑन फील्ड एक टीम अभी सेकंड पे, एक टीम सेकंड लास्ट है। एंड ये कोइंसिडेंस नहीं है,
देयर इज अ रीजन व्हाई केकेआर हैव बीन परफॉर्मिंग सो वेल एंड व्हाई मुंबई हैज स्ट्रगल्ड सो मच. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक के ऊपर है ये चीज. फॉर दोज रीजंस अगर गैप इतना बड़ा है तो आप कितना भी हिस्टोरिकली डोमिनेंट हो, साइकोलॉजिकली आपका फैक्टर हो, मैं कैसे इग्नोर कर दूं इतने बड़े गैप को करंट आज की स्थिति में. एंड हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट पे आप क्या स्टैंड करते हो. सबसे इंपॉर्टेंट वही है. एंड ये तो मुंबई इंडियंस की ग्रेटनेस है कि मैं फिर भी ये रिकॉर्ड को 50-50 ही कह रहा हूँ. अगर मुंबई के अलावा कोई भी और टीम होती जो कि सेकंड लास्ट पे होती और केकेआर सेकंड पे होती तो मैं डेफिनेटली केकेआर को एडवांटेज दे रहा होता भाई. सिर्फ मुंबई इंडियंस है इसलिए मैं 50-50 कह रहा हूँ. एंड कोई बड़ी बात नहीं अगर मुंबई जीत भी जाए तो. एज ए सेड बिफोर, मुंबई इंडियंस से क्या में प्रॉब्ली ये बात चल रही होगी कि केकेआर से मैच है, घर पे मैच है, इसको हम एज ए कमबैक मैच ट्रीट कर सकते हैं. बट केकेआर के पास शायद इससे बेटर चांस रिसेंट ईयर्स में नहीं रहा है टू रिवर्स देयर रिकॉर्ड एट द वानखेड़े. एंड फॉर दैट रीजन आई थिंक इट इज़ अ टोटल 50-50 कॉल. गौतम गंभीर के आने से भी बहुत फर्क पड़ेगा हमारी मेंटालिटी पे. होपफुली वी विल नॉट बी चोकिंग दिस टाइम. बट इन सेइंग दैट प्रॉब्ली अगर मुझे फिर भी एक कॉल देनी है, आई एम स्टिल गोइंग टू से केकेआर. 51-49 कर देता हूँ मैं, चलो. बट डोंट बी सरप्राइज अगर मुंबई इंडियंस जीतती है तो. दे विल ऑलवेज हैव दैट साइकोलॉजिकल एडवांटेज ओवर केकेआर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट current nature of the format and the performances. Maybe 51 KKR, 49 Mumbai Indians. Hope the best happens. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.